अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आंसर रियाज है और सर्च व्लॉग प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है असाइनमेंट राइटिंग सम इश्यूज एंड टिप्स। आप ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट राइटिंग में और ऐसे राइटिंग में क्या फ़र्क है। तो असाइनमेंट जो है वो उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसे भी हो सकता है, एक रिसर्च रिपोर्ट हो सकती है, पॉलिसी ब्रीफ हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू और प्रपोजल राइटिंग है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टास्क जो कि रिसर्च बेस्ड हो असाइनमेंट कहला सकती है। और ऐसे जो हमारी पिछली वीडियो का टॉपिक था वो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ असाइनमेंट थी। तो आज हम बात करेंगे ओवरऑल जनरल असाइनमेंट आपको मिलती है या इन जो आपको सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इनमें से कोई आपको असाइनमेंट बनाने को मिलती है तो आपको किस किस्म के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है या स्टूडेंट्स को मोस्टली किस किस्म के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं और आप उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी-सी बात प्री राइटिंग प्रिपरेशन कि आप कोई भी असाइनमेंट शुरू करने से पहले आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने टीचर से अपने टॉपिक को डिस्कस कर लें। टीचर से डिस्कस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टीचर किन लाइन्स पे सोच रहा है और वो किस किस्म का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है। और समटाइम्स होता ये है कि आप एक क्वेश्चन को किसी और तरीके से देख रहे होते हो लेकिन टीचर किसी और पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है, तो आप अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है। आप अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, उससे भी आपको क्लैरिटी मिलती है और आपके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो आपको समझ आते हैं। इसके बाद टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए एक या दो रीडिंग्स जो कि आपकी सब्जेक्ट हैंडबुक में दी गई हैं उनको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वंस द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप उसके ऊपर काम शुरू करें। इसके बाद आप एक इनिशियल आउटलाइन बना लें। आउटलाइन जो है वो क्यों ज़रूरी है, उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी कि वो आपकी रिसर्च को या आपके अगले काम को फोकस्ड कर देगी। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई असाइनमेंट है जिसका टॉपिक पॉवर्टी एंड मैटरनल हेल्थ है, तो आप अपने जहन में सोच लें, अपने पेपर पे लिख लें कि जी मैं इसके अंदर ये जो 4 या 5 सेक्टर्स हैं इनको डिस्कस करूँगा। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन, मेजर कॉजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस या पॉसिबल सॉल्यूशंस। व्हाई क्यों आप यही 4-5 चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप किसी भी टॉपिक के ऊपर हर चीज़ तो डिस्कस कर भी नहीं सकते और फिर वर्ड लिमिट भी होती है। तो आपकी ये जो आउटलाइन है ये आपको एक फ़ोकस्ड रोड मैप दे देगी। तो आप अपनी जितनी भी लिटरेचर सर्च है वो अकॉर्डिंगली करेंगे जिससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। सेकेंडली आप कंटेंट के ऊपर क्लियर होंगे। आपको पता होगा कि आपने इन सेक्टर्स के अगेंस्ट डेटा सर्च करना है और आप इधर-उधर के आर्टिकल्स या जो इर्रेलेवेंट चीज़ें हैं ना आपको पढ़नी पड़ेंगी, ना डाउनलोड करनी पड़ेंगी। और तीसरी और आखिरी बात इसमें ये है कि इफ़ पॉसिबल अपनी आउटलाइन अपने टीचर से ज़रूर शेयर करें। हमारी यूनिवर्सिटी में तो टीचर इस बात को बहुत इनकरेज करते थे कि आप आउटलाइन शेयर करें और टीचर उसके ऊपर फीडबैक दे और उसके बाद आप उस पे काम करें, ताकि आपकी जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में हो और आपको उसका जो रिवॉर्ड है अच्छे ग्रेड्स की सूरत में मिले। अगर यहाँ भी पाकिस्तान में टीचर्स अलाउ करते हैं कि आप अपना ऐसे या असाइनमेंट उनसे डिस्कस करें या आउटलाइन शेयर करें तो आप प्लीज़ ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे उन सम जनरल इश्यूज़ की जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो कि मैंने पर्सनली खुद फेस किए और ये जो मैं आपसे टिप्स शेयर करूँगी ये हमारे सीनियर्स ने हमें दी और जब हमारी ओरिएंटेशन हुई तो उसमें भी हमें ये बताई गई। तो सबसे पहला इश्यू जो फेस होता है वो होता है कि जी अनएबल टू फाइंड रेलेवेंट लिटरेचर। सेकंड इज़ कि अनएबल टू फाइंड रेलेवेंट लिटरेचर ऑन टाइम। फॉर एग्जांपल मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं और डेडलाइन्स हैं और आपको बहुत टाइम लग रहा है अपना रेलेवेंट मटेरियल ढूँढने में। उसके बाद जो है कि आपने मटेरियल मिल गया, अब इसको पढ़ना कैसे है? और चौथे नंबर पे आएगी पैराफ्रेजिंग और फिर हाई सिमिलैरिटी और प्लेजरिज्म का रिस्क तो हर असाइनमेंट में हर स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन उस वक़्त तक रहती है जब तक असाइनमेंट स्कोर जो है वो नहीं आ जाता।
तो टिप्स ये हैं कि लिटरेचर फाइंड आउट करने के हवाले से सबसे पहले तो ये है कि आपकी हैंडबुक में जो सब्जेक्ट हैंडबुक है उसके अंदर जो रिकमेंड किए गए हैं आर्टिकल्स, बुक्स या रिपोर्ट्स उनसे शुरू करें। और उसके बाद उन्हीं आर्टिकल्स की, क्योंकि वो रेलिवेंट होंगे, ज़ाहिर है आपकी असाइनमेंट जो है वो आपकी हैंडबुक के टॉपिक्स में से ही किसी एक टॉपिक पे होगी, तो हैंडबुक मस्ट इंक्लूड द रेलिवेंट लिटरेचर। तो वहाँ से शुरू करें। उसके बाद वहाँ से जो उन आर्टिकल्स की रेफरेंस लिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर देखें। इन आर्टिकल्स की रेफरेंस लिस्ट अक्सर ऐसे बहुत सारे रेलिवेंट आर्टिकल से भरी हुई होती है और समटाइम्स आपको वहीं से अच्छा खासा डेटा मिल जाता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग अ रिसर्च फ्रॉम ज़ीरो। फॉर एग्जांपल आपको एक आर्टिकल मिला पावर्टी एंड मैटरनल हेल्थ पे जो कि बड़ा रेलिवेंट था और उसमें बात की गई पाकिस्तान की, तो आप जब उसके रेफरेंस लिस्ट देखेंगे तो उसने बहुत सारे ऐसे ऑथर्स को साइट किया होगा जिन्होंने पाकिस्तान में पावर्टी एंड मैटरनल हेल्थ पे काम किया। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक ही जगह से ना सिर्फ ये कि दूसरी आर्टिकल्स के बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बल्कि उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, यानी कि ऑथर नेम, आर्टिकल का टाइटल, रिपोर्ट का टाइटल, और समटाइम्स तो लिंक्स भी दिए हुए होते हैं। आप सिर्फ जाके उस लिंक पे क्लिक करें और आपको नई जो है सर्च स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप गूगल स्कॉलर यूज़ करें या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी यूज़ करें, दोनों सूरतों में ये वाली ट्रिक जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगी और ये मैंने पर्सनली भी किया हुआ है। रीडिंग के हवाले से टिप्स ये हैं जो हमें बताई गई थी कि जब आपने, ज़ाहिर है आर्टिकल्स आपने डाउनलोड कर लिए और अब आपने उनको देखना है कि वो कितने रेलिवेंट हैं। तो उसमें आपके असाइनमेंट के हवाले से कितना मवाद मौजूद है, तो उसमें आप स्किमिंग कर सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ हेडिंग, सब हेडिंग्स देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, ग्राफ्स देख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर आर्टिकल। दूसरे नंबर पे आप स्कैनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप रेलिवेंट कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करते हैं, जैसे की टर्म्स हो गई, वर्ड्स हो गए, की नंबर्स हो गए। फॉर एग्जांपल आपने MMR इन पाकिस्तान, तो आप सर्च बार भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ी जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे UNDP, यूनिसेफ की या WHO की, वो काफ़ी उनके पेजेस 500, 600, 400 तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सारी ज़ाहिर नहीं पढ़ी जा सकती। लेकिन अब उनका सर्च बार टूल यूज़ करके की कॉन्सेप्ट्स उसमें डाल के या टर्मिनोलॉजीज डाल के उन उन पैराग्राफ्स को पढ़ लें जो जिनमें वो वाली टर्म्स यूज़ हुई हों, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे रेलिवेंट मटेरियल मौजूद है। इसके बाद जो रिसर्च आर्टिकल को पढ़ने का तरीका सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है वो है कि आप पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, उसमें आपको सारे कहानी कहानी मिल जाएगी, आई मीन शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ द एंटायर आर्टिकल। उसके बाद आप कंक्लूजन देख लें और अगर आपको लगे कि ये रेलिवेंट है तो आप डिस्कशन पढ़ लें। तो ये 3 चीज़ें पढ़ने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपके लिए कितना रेलिवेंट है, और अगर वो आपको रेलिवेंट लगे तो बाद में आप उसको एक थॉरो रीडिंग भी दे सकते हैं। पैराफ्रेजिंग के हवाले से ये है कि जब आपने अपना डेटा डाउनलोड कर लिया और आपने रीडिंग कर ली, जो कि आई एम अज्यूमिंग ऑन स्क्रीन ही होगी, क्योंकि प्रिंट आउट सम स्टूडेंट्स प्रेफर, लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं होते और उसमें ये होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप पहले वहाँ रीडिंग करें, फिर आप उनको हाईलाइट करें और उसके बाद आप उनको रीराइट करें। तो बेहतर ये है कि आप ऑन स्क्रीन पढ़ें, रेलिवेंट लिटरेचर को हाईलाइट करते रहें, उसको कॉपी पेस्ट करें, सेपरेट वर्ड फाइल बनाएं, सोर्स ज़रूर कॉपी करें, बाद में सोर्स ढूंढना बहुत मसला बन जाता है। उसके बाद आप उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को थॉरली रीड करें और देखें कि कुछ मिसिंग तो नहीं। जितने सेक्टर्स आपने शुरू में कहे थे कि मैं इनके ऊपर बात करूंगा, क्या आपने उन सब सेक्टर्स के ऊपर डेटा कलेक्ट कर लिया है? इज़ दैट इनफ या आपको मज़ीद सर्च करनी है? उसके बाद आप पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करें और साथ में रिव्यू करें और साथ साथ एडिट करते रहें। प्लेजरिज्म हाउ टू अवॉइड, सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें उसका सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें। समटाइम्स टीचर्स ये कहते हैं कि तकरीबन हर लाइन के बाद ही रेफरेंस दें, जो कि काफ़ी इरिटेटिंग भी हो जाता है और वर्ड लिमिट की वजह से मुश्किल भी।
तो उसमें बेहतर ये होता है कि आप जहाँ पे सेम ऑथर एक नई बात कर रहा है एक ही पैराग्राफ में, तो आप उसको रिसाइट करें। और अगर आप पूरा आर्टिकल पूरा ऑथर का नेम या पूरा रेफरेंस नहीं देना चाहते, तो आप आईबीआईडी लिख सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। उससे आपके वर्ड लिमिट पे इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पैराग्राफ एक ही ऑथर है और वो दूसरे पैराग्राफ शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली आप उसका पूरा रेफरेंस दें। कोशिश करें कि आपकी अपनी इनसाइट के अलावा जो भी मटेरियल आपने किसी और सोर्स से लिया है, वो प्रॉपरली साइटेड हो। अदरवाइज प्लेजरिज्म का आपके ऊपर लग सकता है इल्ज़ाम, क्योंकि अगर आपने क्योंकि रीडर ये अज्यूम करेगा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि ये आपका टेक्स्ट है, हालांकि वो टेक्स्ट आपका नहीं होगा। तो इससे इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपने जहाँ से भी ली है उसको प्रॉपरली जो है वो करें, साइट करें। और इसके बाद आ जाती है जी आपकी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो होती है वो ज़्यादा उस वक्त आती है जब आपने साइट प्रॉपरली साइट तो किया हुआ है, लेकिन आपने प्रॉपरली पैराफ्रेज नहीं किया हुआ। यानी कि ज़्यादातर जो सीक्वेंस है या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वर्ड्स हैं या वोकेबलरी है, वो उसी ऑथर ही की यूज़ हुई हुई है। तो ज़ाहिर है वो फिर जब टर्निटिन पे आप अपलोड करेंगे तो वो सिमिलैरिटी शो कर देगा। उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप मैक्सिमम पैराफ्रेज करें। फॉर एग्जांपल आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें। अगर जो बात एंड में लिखी है आप उसको शुरू में ले आएँ, शुरू वाली को सेंटर में और सेंटर वाली को एंड पे ले जाएँ, या अपने वर्ड्स में उसी मफ़हूम को आप खुद करें, यानी कि आप खुद लिखें। तो इससे कोशिश करें कि सिमिलैरिटी कम से कम हो। सिनोनिम के ऑप्शन यूज़ करें, लेकिन प्रॉपरली, एडिक्वेटली, जिससे पता चले कि आपने ही लिखा है और ये आप ही की बात है जो कि आप पैराफ्रेज कर रहे हैं। रिव्यू एंड एडिट में आप थोड़ा सा गैप रखें। आपने फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया, उसके बाद कुछ दिन तक आप, अगर आपके पास टाइम है एक आध दिन, तो एक आध दिन आप ड्राफ्ट को छोड़ दें। उसके बाद आप दोबारा उसको रिव्यू करें और फिर एडिट करें, क्योंकि जब हम एक ही चीज़ पे मुसलसल काम करते हैं तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम ही पढ़ रहे होते हैं बार बार, तो हमें लग रहा होता है सब ठीक है। अगर हम थोड़े गैप से रिव्यू करके एडिट करेंगे तो हमें ऐसी चीज़ें भी नज़र आएंगी जो हमें शायद पहले नज़र ना आए। बाकी जब आप आपकी असाइनमेंट रेडी हो जाए और आप अपलोड कर दें अपने यूनी की वेबसाइट पे, एलएमएस पे, तो वो आपको सिमिलैरिटी स्कोर दिखाएगा। तो अगर आपको रीसबमिशन की इजाज़त है तो आप उस सिमिलैरिटी को कम करें, उसको दोबारा से पैराफ्रेज करें और दोबारा अपलोड कर दें, ताकि जितना सिमिलैरिटी स्कोर आपका कम हो उतना ही अच्छा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपसे ब्रीफली शेयर किए इश्यूज जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं और मैंने खुद भी किए, और रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ एनी असाइनमेंट। तो आई होप कि ये आपको असाइनमेंट जो है, सॉरी वीडियो जो है ये बेहतर लगेगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे और यूज़फुल लगे तो काइंडली अपने कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं तो भी आप हमें बताइएगा। वी विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। टिल दी न्यू वीडियो, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।